हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कि जो सबसे पहला जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कौन थे। तो जनक की बात करें तो सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के क्या क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये अपन को याद रखना है। दूसरा, जो सिगमंड फ्राइड सन 1900 में इनका जन्म हुआ था और वियना ऑस्ट्रिया के ये क्या थे, निवासी थे। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अब सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु क्या करता है, कार्य करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति जो होता है अपने अचेतन मन की जो दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, व्यक्ति कार्य करता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का जो प्रत्येक कार्य जो होता है अचेतन मन में प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कहा था कि व्यक्ति का जो प्रत्येक कार्य जो होता है वो कौन से मन, अचेतन मन से प्रारंभ होता है, तथा व्यक्ति जो है कार्य करते समय चेतन मन में होता है। व्यक्ति जब कार्य को करता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है, तो चेतन मन में। और आगे बात, और व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली जो असफलता है वो कौन से मन से प्राप्त होती है, अर्ध चेतन मन के माध्यम से क्या होती है, उसको असफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने तीन फैक्ट पढ़े। सबसे पहले तो दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में व्यक्ति का जो प्रत्येक कार्य जो होता है अचेतन मन से प्रारंभ होता है, लेकिन व्यक्ति जब कार्य को करता है तो कौन से मन से करता है, चेतन मन से। और व्यक्ति को जो जीवन में असफलताएं मिलती है वो कौन से मन से प्राप्त होती है, अर्ध चेतन मन के माध्यम से उसको क्या मिलती है, असफलताएं मिलती है। आगे बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने मन के तीन भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया। इस कारण इस सिद्धांत को हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन को याद रखना है कि मन के तीन भागों का अध्ययन किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने। सबसे पहला जो मन आता है वो चेतन मन। कौन सा मन है, चेतन मन। तो मस्तिष्क की जागृत अवस्था, मस्तिष्क की जो जागृत अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। अर्थात मन का वह भाग जो अपना ध्यान जो है विषय वस्तु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान जो है विषय वस्तु पर केंद्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन के कुल भाग का कितना प्रतिशत बताया, 12.5% या 1/10वां जो भाग होता है वो कौन सा मन है, हमारा चेतन मन। ठीक है ना। दूसरा मन की बात करें तो अचेतन मन, इसे हम कहते हैं दमित इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का भंडारगृह। जो भी हमारे दमित इच्छाएं होती है और आवश्यकताओं का जो भंडारगृह वो कौन से मन से, अचेतन मन। या मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाह्य जगत में क्या करता है, विचरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन मन कहते हैं। आगे अगर बात करें तो सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय, अवधान, अवबोध अचेतन मन के क्या कहलाते, तत्व कहलाते। जिसमें कि कोई भी हम बात को सोचते हैं, समझते, तर्क करते, विचार करते, चिंतन, निर्णय, अवधान, अवबोध अचेतन, ये मन के क्या तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में व्यक्ति की जो बुद्धि का जो संबंध होता है अचेतन मन से होता है। प्रश्न आता रहता है कि व्यक्ति का बुद्धि का संबंध कौन से मन से होता है, तो अचेतन मन से होता है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कुल भाग 87.5% या 9/10वां भाग बताया था। ये भी अपन को याद रखना है। आगे बात करें तो अर्धचेतन मन, तीसरा जो हमारा मन है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन की बात करें तो पूर्व में अधिगम की गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में आकर कुछ बाधाओं के बाद में ध्यान आना। जैसे कि अगर पूर्व में अधिगम की गई कोई विषय वस्तु है और कुछ उस विषय वस्तु जो है वो उसी टाइम ध्यान में, अगर कुछ बाधाओं के बाद अगर वो विषय वस्तु हमें याद आती है तो वो कौन सा है, अर्धचेतन मन के माध्यम से हमें वो याद। आगे बात करें कि व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली जो असफलताएं जो होती है अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। ये भी अपन को याद रखना है कि व्यक्ति को जीवन में जो असफलताएं प्राप्त होती है वो कौन से मन से, अर्धचेतन मन के माध्यम से। अब चेतन मन की कितनी अवस्था है, तीन अवस्था बताइए जो कि व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्माण करती है। सबसे पहले जो चेतन मन के तीन, सबसे पहला ईड होता है। कौन सा, ईड का मतलब इदम होता है। दूसरे ईगो, ईगो को मतलब अहम। और सुपर ईगो की बात करें तो पराहम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी को कहते हैं अचेतन मन, इसको चेतन और इसको कहते हैं चेतन या अचेतन अर्थात अर्धचेतन मन भी कहते हैं। सबसे पहला ईड, व्यक्ति का जो प्रत्येक कार्य इसी भाग में प्रारंभ होता है। व्यक्ति कोई भी कार्य को प्रारंभ करता है तो अचेतन मन में करता है। यह व्यक्ति को अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों की ओर भी ले जाता है। चेतन मन जो होता है, अचेतन मन जो होता है व्यक्ति को अच्छे कार्य भी करवा सकता है और बुरे कार्य भी करवा सकता है। इसमें पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। अचेतन मन में कौन सी प्रवृत्ति, ये पशु प्रवृत्ति। आगे बात करें, इसे मन का राजा भी कहते हैं। अचेतन मन को मन का क्या कहते हैं, राजा भी कहते हैं। और ये निरंकुशवादी सत्ता होती है। इसकी सत्ता कैसी होती है, निरंकुशवादी सत्ता। ये सुखवादी सत्ता कहलाती है। सुखवादी सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। और ये भोग विलासी भी होता है। कैसा होता है, भोग विलासी भी होता है। आगे हम बात करें चेतन मतलब ईगो की बात करें तो ईड व सुपर ईगो में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ईड और सुपर ईगो में कैसा है, संतुलन स्थापित करता है। इसका जो संबंध होता है कार्य की वास्तविकता से होता है। कार्य की वास्तविकता को हमें कौन बताए, चेतन मन। और इसे मन का क्या कहते हैं, वकील भी कहते हैं। मन का वकील किसे कहा जाता है, तो चेतन मन या ईगो को कहा जाता है। इसे समायोजन की दशा भी कहते हैं। ये समायोजन करता रहता है। ठीक है ना। तीसरा है सुपर ईगो या चेतन मतलब अर्धचेतन मन की बात करें तो इसमें आध्यात्मिक गुणों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। आध्यात्मिक गुणों की क्या अधिकता पाई जाती है। इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी अपन को याद रखना है। आदर्शवादी सिद्धांत कौन से मन को कहते हैं, तो अर्धचेतन मन को। इसमें आध्यात्मिक गुणों की अधिकता से व्यक्ति कैसा हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है और इसे कुसमायोजन की दशा भी कहते हैं। तो ये अपन को जो है इंडेक्स अपन को याद रखने, ईड के बारे में, ईगो के बारे में और सुपर ईगो के बारे में, क्योंकि जो रीट एग्जाम टीचर के जो एग्जाम है यहाँ से प्रश्न आता रहता है।
आगे बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 5 महत्वपूर्ण कथन दिए, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले ऑडिपस व एलेस्टा ग्रंथियों की बात करें तो ऑडिपस ग्रंथि क्या होती है, एलेस्टा ग्रंथि क्या होती है। तो शैशवावस्था के अंत एवं बाल्यावस्था के प्रारंभ के मध्यकाल में बालकों में एक ग्रंथि होती है ऑडिपस। ये अपन को याद रखने की बालकों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो बालकों में जो ग्रंथि होती है ऑडिपस, वो बालिकाओं में एलेस्टा ग्रंथियों का क्या होता है, विकास होता है। क्वेश्चन आता रहता है कि बालकों में कौन सी ग्रंथि का विकास होता है, तो अपन को याद रखना है ऑडिपस। और एलेस्टा जो ग्रंथियां होती है वो किसमें पाई जाती है, बालिकाओं में पाई जाती है। इस कारण बालक जो है अपने माँ के प्रति, बालक जो होता है अपने माँ के प्रति एवं बालिकाएं जो होती है अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करती हैं। तो किस ग्रंथि के कारण जो बालक है अपनी माँ के प्रति मतलब श्रद्धा भाव प्रकट करता है, तो कौन सी, ऑडिपस। और जो बालिकाओं में जो ग्रंथि होती है एलेस्टा ग्रंथियों के कारण अपने पिता के प्रति वो क्या करती है, श्रद्धा भाव प्रकट करती है। आगे नार्सिसिज्म की बात करें, ये पिछली डेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने बालक बालिकाओं में शव मोह या आत्म प्रेम की भावना को क्या नाम दिया था, तो नार्सिसिज्म की भावना उसको नाम दिया गया था। जैसे कि किशोरावस्था में किसी बालक द्वारा स्वयं को बार बार दर्पण में देखना, मतलब किशोरावस्था में कोई बालक है तो बार बार वो क्या देखता है, दर्पण में अपना मुंह देखता रहता है, तो ये कौन सी भावना है, नार्सिसिज्म की भावना। तीसरा है लिबिडो की बात करें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सिगमंड फ्राइड ने बालक बालिका की लैंगिक ऊर्जा को क्या नाम दिया, लैंगिक जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या नाम दिया, लिबिडो। आगे मूल प्रवृत्तियां की बात करें तो जीवन मूलक मूल प्रवृत्तियां भी होती है और मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां भी होती है। जैसे कि जीवन मूलक कार्य की बात करें तो जीवन मूलक को हम रचनात्मक कार्य भी कहते थे और इसी को कहते थे इरोस भी कहते थे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इरोस कहते थे। वही मृत्यु मूलक की बात करें, मृत्यु मूलक मतलब विनाशात्मक कार्य को उसमें क्या नाम दिया, थेंटोस। क्या नाम दिया, थेंटोस। ये अपन को दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। वय संधि काल की बात करें तो बाल्यावस्था के अंत एवं किशोरावस्था के प्रारंभ के मध्यकाल में बालक बालिकाओं में शारीरिक संरचना में परिवर्तन के काल को हम क्या कहते थे, वय संधि काल कहते थे। जैसे कि अगर बात करें तो बालिकाओं की जो लंबाई है बाल्यावस्था के अंत व अंत में बालिकाओं की क्या लंबाई बढ़ती है, वह बालकों की लंबाई की बात करें तो किशोरावस्था के प्रारंभ में सर्वाधिक बढ़ती है। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा था, जो ये सिद्धांत पढ़ा था मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जिसके जनक कौन थे, सिगमंड फ्राइड। ये पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, वेलकम।